तो हेलो फ्रेंड, हमारे पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए आकांक्षा 40 का जो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, तो आज फाइनली आप लोग का जो है 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। ये फिजिक्स का होने वाला है और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि आप लोग जो विद्युत पढ़े हैं उस चैप्टर से होने वाला है ये, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूँ, आप लोग का जितना भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है जैक की तरफ से जारी किया था आकांक्षा 40 के लिए, तो वो यदि आप लोग नहीं देखें, यदि आप लोग न्यू है, यदि आप लोग नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। सारा मॉडल सेट का आप लोग का जो सोल्यूशन है वहाँ पर आप लोग को अच्छी तरीके से करवाया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं केमिस्ट्री का भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड कर चुका है। यदि नहीं देखे तो उसको भी देखिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार के अम्ल लवण का जो है बनाया हूँ, और इससे रिलेटेड जितने भी आप लोग का जो क्वेश्चन है वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा, और इससे बाहर पूछने का बहुत ही कम चांसेस रहेगा, ठीक है। और मैं बता दूं अपने बारे में, कृष्णा कुमार महतो जो कि आकांक्षा 40 का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग के लिए आकांक्षा 40 की तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आप लोग भी जो आप लोग का जो गोल है इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने का, वो आप लोग का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके, इसलिए मैं आप लोग को तैयारी करवा रहा हूँ। आप लोग देखिए, यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को और भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम, ये चौथा वाट। तो देखिए वोल्ट पर एम्पियर है, ठीक है ना, मतलब कि ये वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है, ये विभवांतर का होता है, ठीक है। और जो विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं, और एम्पियर किसका यूनिट होता है ना, वो क्या करंट का यूनिट, मतलब ये किसका यूनिट होता है, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, मतलब कि V बाय आई किसके बराबर होगा ये हमको पता करना है, तब ना होगा वोल्ट पर एम्पियर। इसका यूनिट होता है वोल्ट, इसका यूनिट होता है एम्पियर, तब ना वोल्ट पर एम्पियर होगा। तो ये आप लोग ओम्स के नियम पर पढ़े होंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर को इस तरह लिख सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू V बाई आई, है ना। V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ पर पढ़े हैं, तो आर इज इक्वल टू V बाई आई। तो यानी कि ये क्या प्रदर्शित करता है, वोल्ट पर एम्पियर क्या प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इसका यूनिट वोल्ट है, इसका यूनिट एम्पियर है, तो यही तो हुआ वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, वो प्रतिरोध के बराबर। और प्रतिरोध का सही यूनिट क्या होता है, वो होता है ओम। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या है वो आप लोगों को पता करना है। तो देखिए अल्पतमांक मतलब होता है ना कि वो छोटा से छोटा कितना माप कर सकता है, ठीक है, कितना मेजर कर सकता है। जैसे यहाँ 0 से 2 एम्पियर मान लीजिए ये कोई एक आप लोग का एमीटर है, ठीक है, और इसमें 0 से 2 एम्पियर के बीच आप लोग का जो है वो दिखाया गया है। और इसका जो सुई होता है वो जो मापता है, जिससे एमीटर क्या मापता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है। तो इसमें कुछ इस तरह से 20 विभाग बोला गया, 20 विभाग है। तो अल्पतमांक मतलब होता है कम से कम मिनिमम कितना वो विद्युत धारा को माप सकता है, ठीक है। ये सुई कितना माप सकता है, मिनिमम कितना माप सकता है, वही आप लोग को बताना है। तो 20 विभाग है, मतलब कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से 2 के बीच 20 विभाग है, तो कम से कम क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, मतलब मिनिमम क्या हो जाएगा 2 माइनस 0। ये 0 से 2 के बीच आप लोगों को करना है, और इसको कितने विभाग में बटा गया, 20 विभाग में। तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20 यानी क्या हो जाएगा 2/20, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0.1 हो जाएगा। 0.1 एम्पियर किसमें, ऑप्शन 1 में, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा। अल्पतमांक मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि मिनिमम कितना माप सकता है, मैक्सिमम 0 माप सकता है, फिर 2 भी माप सकता है, मतलब इसको 20 भाग में बांटा गया है, तो मिनिमम कितना माप सकता है। जैसे हम लोग स्केल में देखते हैं, स्केल में कैसे रहता है 0 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरह रहता है ना। और यदि 1 सेंटीमीटर से, यदि 0 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच आप लोग देखेंगे तो ये कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी 20 भागों में बांटा गया होगा, देख रहे होंगे। ये इस तरह करके, जैसे 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर के बीच में आप लोग को इस तरह दागी दागी दिख रहा होगा, 10 भाग में उसको बांटा गया है। इसी प्रकार 1 से 20 तक 10 भागों, मतलब उसको भी 20 भागों में बांटा गया है। तो मिनिमम हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं, इस स्केल से हम लोग मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर तो मेजर कर सकते हैं ना मिनिमम। तो वही इसमें भी आप लोग को बताया गया था। जैसे यहाँ 10 भागों में बांटा गया था, तो 1/10 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया, तो इसको भी 0.1 सेंटीमीटर हम लोग मिनिमम मेजर कर सकते हैं। उसी प्रकार को वो क्वेश्चन भी था, आई होप समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या आप लोग पढ़े होंगे। विद्युत धारा का अभी भी बताया मैंने कि एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है। याद रखिएगा एसआई यूनिट वाला सब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो पर आप लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग का, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है तो न्यूमेरिकल में किसी तरह कोई कठिनाई नहीं आए। देखिए 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए R1 आप लोग का 1 ओम है, R2 आप लोग का 2 ओम है, R3 आप लोग का 3 ओम है। ये तीनों को जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम लोग इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2 + R3 इस तरह होता है। तो आप लोग सबको जोड़ दीजिए डायरेक्ट, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 6 हो जाएगा, 6 ओम। यानी 6 ओम इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा है इसलिए सबको जोड़ देते हैं ऐसे ही है। और यदि पार्श्व क्रम में रहता है यानी समानांतर क्रम में, तो उसको 1/R इक्विवेलेंट लिखते 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह जितने भी प्रतिरोधक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव का एसआई मात्रक क्या। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता था, विभव की जगह विभवांतर भी रह सकता था। ठीक है, तो विभव रहे या विभवांतर रहे, दोनों का एसआई यूनिट जो है वो सेम होता है। मतलब कि एसआई मात्रक पूछा गया ना, एसआई यूनिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो विभव रहे या विभवांतर रहे, उसका एसआई यूनिट जो है वो सेम रहता है। इसका आंसर जो है वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है 100 वाट एंड 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसमें आप लोग का पावर का फॉर्मूला आप लोग पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मूला है यार, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं वही आप लोग को बता देता हूँ। देखिए इसमें आप लोग कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला यूज होने वाला वो मैं आप सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग को जो है इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है V = IR। ठीक है, यदि आप लोग नहीं बनाए फॉर्मूला तो ये लिख सकते हैं, V = IR ओम्स लॉ पर। ठीक है, ओम्स लॉ पर V = IR लिखते हैं। और एक फार्मूला है ये Q के टर्म में, मतलब ये आवेश हो गया, Q = I × T। ठीक है, ये I क्या है, यहाँ पर I आप लोग का करंट है और T है टाइम। और एक फार्मूला है W = VQ। ठीक है, W = VQ। ये सब फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा, ये सब यूज होने वाला। अब पावर से रिलेटेड फार्मूला तो P = VI। ठीक है, अब देखिए पावर को और किस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए V = I है ना, तो इस V के जगह हम लोग IR पुट कर दीजिए तो नेक्स्ट फार्मूला निकल जाएगा पावर का। तो V = IR, तो V के जगह IR पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, IR × I क्या हो जाएगा, I²R। और एक बार इस I के जगह आप लोग जो है I के जगह क्या पुट कर दीजिएगा, V/R पुट कर दीजिए। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार। तो V/R पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V² R हो जाएगा। ठीक है, इतना फार्मूला हो गया। अब एक हीट का फार्मूला होता है, हीट का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, पावर × टाइम होता है। ठीक है, अब पावर का 3 फार्मूला है तो हीट का भी 3 फार्मूला हो जाएगा। इन तीनों में सिर्फ T से इंटू कर दीजिए, मतलब टाइम से आप लोग गुना कर दीजिए तो आप लोग का हीट का फार्मूला आ जाएगा। जैसे पावर का फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला VI है, तो इसका पहला फार्मूला हीट का VIT हो जाएगा। मतलब T से आप लोग गुना कर देना तो इसका भी 3 फार्मूला निकल जाएगा। तो यही सब फार्मूला इस आप लोग को चैप्टर में यूज होने वाला है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सब कुछ फार्मूला, सारा फार्मूला बता दिए। देखिए इसमें आप लोग क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ कितना, 100 वाट। ठीक है, और SI यूनिट में सबको रखना है, SI यूनिट में ही सबको रखना है। और आप लोग का जो विभवांतर दिया हुआ है वो 220 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो देखिए पावर और प्रतिरोध के बीच में क्या, मतलब पावर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन, वो आप लोग पता करना होगा। तो पावर = हम लोग पढ़े VI है। ठीक है, और इसको ओम्स लॉ पर, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो R के टर्म में हमको लाना होगा, क्यों R के टर्म में लाना होगा, क्योंकि प्रतिरोध पूछा गया। ठीक है, R और V के टर्म में लाना होगा, क्योंकि V दिया हुआ है और हम लोग को R पूछा गया है और पावर भी दिया हुआ। तो R और V के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो R और V के टर्म में लिखने के लिए हमको I को हटाना होगा। यहाँ से जो I है इस I को हटाना होगा, क्योंकि I तो दिया नहीं है। तो I को यहाँ से हम लोग लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, I = V/R लिख सकते हैं। तो यहाँ पुट कर दीजिए I = V/R। तो पहले से एक V है इंटू V/R क्या हो जाएगा, V²/R। ठीक है, अब देखिए सब कुछ दिया हुआ, तो पावर = V²/R हो गया। तो यहाँ से R निकाल लीजिए, हमको प्रतिरोध पूछा गया ना, तो R = यहाँ से क्या हो जाएगा, R = क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए P = V²/R है, तो R = क्या हो जाएगा, V²/P।
अब देखिए भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए भी कितना है, यहाँ से देखिए भी कितना दिया हुआ 220 वोल्ट, तो 220 इंटू 220 क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई पावर कितना दिया 100 वाट, ये 100, एक से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक से एक जीरो कैंसिल, 22 गुना 22 कितना होगा वो 484 होगा, 484, तो 484 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। जितना मैंने फॉर्मूला बताया ना उसी फॉर्मूला पर आधारित सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा उसी फॉर्मूला पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भी इज इक्वल टू दिया हुआ कितना 220 वोल्ट दिया हुआ, भी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट जो दिया हुआ 2 एम्पियर दिया हुआ, तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो ये तो ओम्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन है। भी इज इक्वल टू आई लगा दीजिए, हमको प्रतिरोध निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, यानी कि आर इज इक्वल टू भी कितना दिया हुआ 220, 220 और आई कितना दिया हुआ वो 2 एम्पियर दिया हुआ, कैंसिल कीजिए तो कितना होगा 110, 110 ओम हो जाएगा। तो 110 ओम किस में है, 110 ओम ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहा जा रहा है, बैटरी किस प्रकार से धारा प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन है एसी, दूसरा डीसी, एसी और डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। और एसी का फुल फॉर्म यदि पूछेगा अल्टरनेटिव करंट, और इसका डायरेक्ट करंट डीसी का, तो डीसी इसका फाइनल आंसर होगा। 9 की ओर चलते हैं, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर के बारे में बताया कि वो विद्युत धारा को जो है मापने का कार्य करता है, विद्युत धारा का पता करता है कि विद्युत धारा किसी में है या नहीं, ठीक है। विद्युत धारा को जो मेजर करता है वो एमीटर होता है। तो इसको किस परिपथ में, मतलब परिपथ में किस तरह जोड़ा जाता है ना, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, इसमें से कौन ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जनित्र, मोटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर, क्या हो सकता है 10 का आंसर। तो इसका आंसर आप लोग पढ़े होंगे, जनित्र होता है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो जनित्र इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा जा रहा है 1 HP यानी हॉर्स पावर होता है अश्व शक्ति, ये हॉर्स पावर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितने के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, तो इसका आंसर होगा 746 वाट, ये याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 746 वाट इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 3 ओम तथा, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन भी आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग का जो लेवल के अनुसार मैं बता रहा हूँ। 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है वो आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक 3 ओम का आप लोग का प्रतिरोध है, ये मान लीजिए 3 ओम का है, और एक 6 ओम का है, ठीक है। ये ऊपर वाला 3 ओम का है, ये नीचे वाला 6 ओम का है। इसको जोड़ा गया है किससे, एक बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ा गया है। और उसके साथ ही बोला गया है क्या कि एक 3 ओम का प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में इसके साथ जोड़ दिया गया। 3 ओम का प्रतिरोध भी, ये 3 ओम का प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये भी वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इस तरह आप लोग डिजाइन किया गया है कि 3 वोल्ट, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोग को समझाने के सोच रहा हूँ। 3 ओम और 6 ओम को पहले जोड़ा गया समानांतर क्रम में, उसके बाद बोला गया है कि इसके पहले ये सीरीज में, मतलब कि इसके श्रेणी क्रम में आप लोग को जोड़ा गया है एक 3 ओम का और प्रतिरोध। देखिए यहाँ लिखा हो गया ना, इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ, मतलब कि 5 वोल्ट का बैटरी को भी जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में इसके साथ, ठीक है ना, और 3 ओम का प्रतिरोधक को भी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि आप लोग का जो ये 6 ओम है इससे कितना, मतलब ये होगा विभवांतर कितना होगा, इसके बीच कितना विभवांतर होगा, मतलब कि यहाँ भी इज इक्वल टू क्या होगा वो आप लोग को फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए ये 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, देखिए ये दोनों तो आप लोग क्या है, ये समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये इसका तुल्य प्रतिरोध 1/R1, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/3 प्लस 1/6। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा,
इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3/6 आ जाएगा, यानी 1/2। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका 2 होगा, 2 ओम, मतलब कि यहाँ पर 2 ओम होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 2 ओम हो जाएगा, यहाँ पर 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो 2 ओम, और ये सीरीज में जोड़ा गया है 3 ओम, तो 2 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। मतलब कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे इसका, तीनों का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो तो 5 ओम हो जाएगा, 2 ओम ये दोनों का और उसका 3 ओम जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो 5 ओम हो जाएगा। और यहाँ 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो इससे हम लोग करंट निकाल नहीं सकते। करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा ओम्स लॉ पर। तो V कितना है 5 वोल्ट और R हम लोग निकाले 5 वोल्ट, मतलब कि 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम फिर से करते हैं, तो 1 एम्पियर का जो है आप लोग का करंट निकल के आया। ठीक है, इसको हम फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये दोनों का मैं करके आप लोग को 2 एम्पियर कर देता हूँ। ठीक है, 2 ओम कर देता हूँ, 3 और 6 का, और एक 3 लगा था ऑलरेडी, आप लोग समझ रहे ना इसको 2 ओम क्यों किए। और यहाँ एक बैटरी है 5 वोल्ट का, तो बताइए यहाँ पर कितना होगा 2 ओम पर कितना आप लोग का ये होगा विभवांतर कितना होगा 2 ओम के बीच में। तो यहाँ पर देखिए, और करंट हम लोग निकाले थे ना, करंट कितना था 1 एम्पियर था। ठीक है, 1 एम्पियर था, तो यहाँ से भी 1 एम्पियर जाएगा। इसमें समझाने में थोड़ा ये हो रहा है, बाकी मैं समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। 1 एम्पियर यहाँ से भी करंट जाएगा, 1 एम्पियर हम लोग निकाले ना, टोटल रेजिस्टेंस हम लोग ने निकला था 5 ओम, और आप लोग को बैटरी का दिया हुआ 5 वोल्ट, तो उससे I = V/R लगा कि 1 एम्पियर निकला था। तो ये 2 ओम पर कितना विभवांतर होगा वो आप लोग निकाल दीजिए। तो V = IR लगा दीजिए, तो I कितना 1 ओम, ये 1 एम्पियर, और आप लोग का जो है R कितना 2 ओम, तो क्या हो गया 2 वोल्ट हो गया। तो इसका आंसर जो है ना 2 वोल्ट ही होगा। कैसे आया आप लोग समझ गए ना 2 वोल्ट कैसे आया, आप लोग फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहला ड्रॉ किया था इस तरह से, ठीक है ना, ये आप लोग का ड्रॉ किए थे ना, ये 3 था और यहाँ पे 6 था, दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था, और यहाँ एक 3 ओम था। ठीक है, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ था 5 वोल्ट का। ठीक है, तो इसको क्या किया हम कि ये तीनों का जो है ना समतुल्य प्रतिरोध निकाले, तो वो कितना निकला आप लोग का 5 ओम निकला, और 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, तो यहाँ से करंट निकाल लिए कितना 1 एम्पियर। तो आप देखिए 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, यहाँ पर I1 जाएगा, और इधर से कुछ करंट जाएगा वो I2 जाएगा। ठीक है, I2 जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि जो ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ से जो आप लोग का ये जाता है वोल्टेज जो रहता है वो तो सेम रहता है ना। जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम में कुछ रहता है, ये R1 और R2, तो यहाँ से करंट सेम रहता है, और जब पार्श्व क्रम में जुड़ता है तो वहाँ वोल्टेज सेम रहता है, विभवांतर सेम रहता है। ठीक है, तो मतलब 6 ओम पर जो विभवांतर होगा वही 3 ओम पर विभवांतर होगा, और ये विभवांतर क्या होगा, इन दोनों की जगह हम लोग 2 नहीं लिख सकते हैं। बताइए 6 और 3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो कितना था, वो कितना निकाले थे, वो आप लोग 2 निकाले थे, 3 नहीं 2 निकाले थे। इन दोनों की जगह हम लोग तो 2 लिख सकते हैं, और इन दोनों का विभवांतर जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को हटाकर हम 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, 2 ओम का। ठीक है, और इसमें से कितना निकला वो 2 वोल्ट निकला। क्यों निकला, क्योंकि 1 एम्पियर जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। शायद आप लोग नहीं भी समझ रहे होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग समझ ही जाए, क्योंकि ये थोड़ा मैंने बता दिया भयंकर क्वेश्चन है आप लोग के लेवल के लिए। तो इसका आंसर इसलिए आप लोग को 2 वोल्ट बताए थे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, शायद समझ में आ जाए, अदरवाइज समझ में ना आ जाए, समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस कम है, लेकिन मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 13। किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले वो लिखिए आप लोग। आर कितना दिया हुआ 6 ओम, ठीक है, और यहाँ पर हीट दिया हुआ है कितना 24 जूल, और सबको SI यूनिट में ही रखना है। ठीक है, यदि SI यूनिट में नहीं रहता तो SI यूनिट में चेंज करते हैं। और यहाँ पे टाइम देखिए क्या दिया 1 सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकंड दिया हुआ ना 1 सेकेंड। तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर भी क्या होगा वो आप लोग को पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग H को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम पढ़े हैं ना। H = क्या होता है, H = पावर इंटू टाइम, और पावर को क्या लिख सकते हैं VI, तो ये क्या हो जाएगा VIT हो जाएगा, VIT, H = VIT। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकाला पूछ रहा निकालने के लिए, ये भी पूछ रहा,
लेकिन हम लोग को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ लाना होगा तब ना, आई तो नहीं दिया हुआ, तो आई को हटाना होगा। तो आई को क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ पर V/R लिख सकते हैं। तो आई की जगह V/R लिखेंगे तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, H इक्वल टू आप लोग का जो होगा, आई की जगह V/R लिखेंगे तो V² इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर आप लोग का जो है V कितना निकल के आ रहा है बताइए, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, √H/RT हो जाएगा, H/RT हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, H का जगह कितना दिया हुआ है वो 24, एंड आप लोग का R कितना दिया हुआ है वो आप लोग का 6 दिया हुआ है, एंड T कितना दिया हुआ वो 1 दिया हुआ। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4, और यहाँ एक ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ से 2 6 हो गया, मतलब एक 6 बाहर निकल जाएगा, और 24 को लिखे थे क्या 6 इंटू 4, तो 4 का अंडर रूट फिर वो 2 बाहर निकलेगा, यानी कि 6 इंटू 2 निकल के आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी कि इसका आंसर जो है 12 वोल्ट निकल के आ रहा है। 12 वोल्ट किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये देखिए प्रतिरोध का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, R इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, ρL/A। तो किस पर आप लोग को डिपेंड करता है, ये देखिए चालक की लंबाई पर तो डिपेंड करता है, ये बात तो सही है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो देखिए क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, एरिया, ये एरिया है तो एरिया पर भी डिपेंड करता है, मतलब ये भी सही है। चालक की प्रकृति पर देखिए, ये जो है ना, ये चालक की प्रकृति ही बताता है। जो रो है ना प्रतिरोधकता, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। इसको मैं इस क्वेश्चन में ये इस PDF में नहीं रखा हूँ, लेकिन इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। तो ये चालक की प्रकृति यानी रो पर भी डिपेंड करता है, और इसमें ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी पर, यानी उपयुक्त सभी पर डिपेंड करता है जो चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ये फॉर्मूला आप लोग बताने भूल गए थे, ρL/A, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर जो है बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहा जा रहा है, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। कितना होगा समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है, 10 प्रतिरोधक है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ये इसका जनरल फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि आप लोग अब n, यहाँ तो 10 प्रतिरोध है ना, हम लोग मान लीजिए n प्रतिरोध है, और सबका प्रतिरोधक जो है वो R करके है। ठीक है, n टाइम्स R करके है। ठीक है, पर जैसे यहाँ पर प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम दिया, तो हम लोग प्रत्येक का प्रतिरोध R करके मान लिए। ठीक है, तो देखिए 1 R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पार्श्व क्रम में जुड़ा है, ये समांतर क्रम में 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 n टाइम्स 1/R, मतलब n बार आएगा 1/R। तो 1/R कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 प्लस कितना टाइम्स आएगा, 1 + 1 + 1 प्लस करके कितना टाइम्स आएगा बताइए, ये 1/R करके लिखे थे, और 1 + 1 + 1 प्लस कितना n टाइम्स आएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट ये था, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए 1/R, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 1 + n टाइम्स कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 1 + 1 प्लस करके 10 बार जोड़ेंगे 1 को तो कितना होगा 10 होगा, यदि n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा n होगा, तो उसी प्रकार ये n हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है n/R, ये n/R किसका वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट का, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, 1/R इक्विवेलेंट का n/R, तो R/R इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा R/n, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया R/n, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इससे कोई भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ 10 प्रतिरोधक दिया हो, मतलब कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, और देखिए ये समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है, मतलब कि आप लोग का समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/n, R कितना है 10 ओम है, प्रत्येक का R कितना 10 है, और n मतलब क्या कितना टोटल नंबर ऑफ प्रतिरोध है, टोटल नंबर ऑफ प्रतिरोध कितना 10, तो ये भी 10, तो कितना हो गया, ये आप लोग का 1 ओम निकल के आया। आई होप आप समझ गए होंगे, 1 ओम इसका फाइनल आंसर होगा। इतना याद रखना है, जब भी पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो R इक्विवेलेंट होगा R/n। ये n क्या है, नंबर ऑफ प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध है, और R क्या है, एक प्रतिरोध का कितना, मतलब एक प्रतिरोध में उसका कितना दिया हुआ। ठीक है, उसका प्रतिरोधकता कितना है, तो वो आप लोग को कितना दिया हो वो देखना है। तो R का वैल्यू दिया हुआ था, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, वो ये प्रत्येक का प्रतिरोध है, और ये टोटल नंबर ऑफ प्रतिरोध है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, समझ गए होंगे आई होप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा जा रहा है किसी विद्युत लैंप के तंतु से, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ आप लोग को वो लिखिए सबसे पहले, ठीक है। क्या दिया हुआ है आप लोग, करंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ 0.4 एम्पियर, ठीक है। धारा प्रवाहित हो रही है अगर लैंप 3 घंटे, टाइम दिया हुआ, इसको ऐसा यूनिट में चेंज कीजिए, 3 घंटा दिया हो ना, तो 3 इंटू ये 3 घंटा हुआ, 60 से गुना किया तो मिनट में चल गया, अब 60 से गुना किया तो वो सेकंड में आ गया। प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या है, मतलब क्यू पूछा जा रहा है, क्यू इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप लोग बताए थे, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला आप लोग बताए थे। आई कितना है 0.4 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, ये यहाँ से आप लोग 12 और यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं 6 36 360, तो 12 इंटू 360, ये कितना आ गया आप लोग का 12 6 72 आ जाएगा, और 12 3 36 और 7 कितना हो जाएगा 36 7 43 हो जाएगा, तो इतना आया, ठीक है। 4320 कूलम, तो 4320 कूलम ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक जो है वो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध के प्रतिरोध को चेंज किया जाता है इसी के द्वारा, धारा नियंत्रक के द्वारा। परिवर्ती प्रतिरोध क्या करता है पता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या जाए लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो आप लोग बताए थे R इज इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए, ठीक है। तो देखिए अब फास्ट में मैं फास्ट करूँगा ताकि आप लोग का जो है टाइम बच सके, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरा भी उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोग को जो है जल्दी जल्दी अब समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 18 क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, समझाने में। तो आप जल्दी जल्दी आप लोग समझाने की कोशिश करूँगा। तो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो देखिए लंबाई बढ़ेगा मतलब ये L बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, मतलब कि यदि L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, तो लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि L बढ़ रहा तो R भी बढ़ना चाहिए, तो यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा जा रहा है यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर करने पर जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध, मतलब तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर अभी बताए थे जो समांतर क्रम में जोड़ता है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है R बाई एन बन जाता है, ठीक है, R बाई एन बन जाता है। और यहाँ R इक्विवेलेंट ऑलरेडी दे चुका है, उस क्वेश्चन में नहीं दिया होता, इसमें दिया हुआ तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो R इक्विवेलेंट की जगह 10 लिख दिए, और यहाँ पर बोला गया है 5 समान प्रतिरोधक है, समान होना चाहिए तभी वो फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो R हम लोग को निकालने बोल रहा है, और n कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, यानी इसकी जगह हम लोग 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ से R इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 5, ये 50 ओम निकल के आ रहा है, 50 ओम, ठीक है। तो आंसर इसका 50 ओम ऑप्शन ए का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 20 वाला क्वेश्चन मतलब गलत प्रिंट हो गया था, इसके कारण वो छोड़ दिया, ठीक है। 21 के चलते हैं। स्थिर विभवांतर पर, देखिए स्थिर विभवांतर मतलब क्या है, इसका जो विभवांतर है वो फिक्स है, मतलब कि वो कांस्टेंट है, पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। देखिए हीट इक्वल टू क्या होता है, इस हीट इक्वल टू आप लोग पढ़े थे पावर इनटू टाइम, इसी को लिख सकते हैं VIT, ठीक है। लेकिन स्थिर विभवांतर बोल रहा है, और इसके साथ क्या क्या रिलेशन है, ये तो विभवांतर होना चाहिए एक, और एक प्रतिरोध होना चाहिए। ये जो हीट है उसके साथ विभवांतर भी होना चाहिए, प्रतिरोध भी होना चाहिए, ये I नहीं होना चाहिए, V तो होना चाहिए, इसके साथ ही आप लोग का R भी होना चाहिए। तो यहाँ से ओम सूत्र से हटा दीजिए I को क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं V/R, ठीक है। V/R जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये V² इंटू टी, V²/R इंटू टी, ठीक है। अब देखिए H इक्वल टू क्या हो गया V²/R इंटू टी, तो H इक्वल टू लिख लीजिए V²/R इंटू टी। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये आप लोग देखिए स्थिर विभवांतर मतलब कि ये कांस्टेंट है, तो H किस पर डिपेंड कर रहा है, H जो H है वो इन्वर्सली रिलेशन है R के, ठीक है। यदि R बढ़ेगा तो H घटेगा, और यदि R घटेगा तो H बढ़ेगा। तो देखिए R को ही जो है बोला गया, प्रतिरोध को जो है आधा कर दिया गया, इसको आधा कर दिया गया, तो ये क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। कैसे डबल होगा वो भी आप लोग बता देते हैं। H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H1/H2 इक्वल टू R2/R1, ठीक है। यदि प्रतिरोधक को आधा कर दिया जाए, यानी इसको आधा कर दिया गया, ये 1/2 R1 हो गया, और ये R1 हुआ, ठीक है। तो H1/H2 कितना हो गया, H1/H2 हो गया 1/2, यानी कि H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए H2 का वैल्यू हुआ 2H1, मतलब कि उसका डबल हो गया, पहले का डबल हो गया, जो H1 पहले माने तो उसका डबल हो गया, यानी कि इसका आंसर होगा दुगनी, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग याद रखिए ना, H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको आधा किए
इसको आधा कर दिए, इसको घटाएं तो ये बढ़ेगा, आधा कर दिए तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा जाए दो बल्ब क्रमशः देखिए 15 वोल्ट एंड 220 वोल्ट और 60 वोल्ट 220 वोल्ट की क्षमता वाले उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VI, और इसको हम लोग को लिखना होगा किस में, ये V दिया हुआ है और R दिया हुआ है, यानी कि V और R के टर्म में लिखना होगा। तो इसको लिख सकते हैं V²/R, पावर इक्वल टू V²/R लिख सकते हैं, पहले बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू जो है वो V²/P लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, यहाँ से R इक्वल टू V²/P लिख सकते हैं। तो यहाँ से R1 लिखे, ठीक है, यहाँ से R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू V²/P। तो इसको भी मान लीजिए, 220 वोल्ट को जो भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों के लिए वो कॉमन है, इसलिए वो भी मान लीजिए V², और 220 वोल्ट भी लिख सकते हैं 220 का स्क्वायर, क्योंकि 220 का स्क्वायर कितना बार लिखेंगे, इसलिए V² डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसका जब लिखेंगे तब भी V² ही लिखेंगे। ठीक है, V²/P, R इक्वल टू V²/P, यानी R1 इक्वल टू V²/P। इसका P कितना है, 15 वोल्ट, तो 15 हो गया। तो R2 उसी तरह लिखें, V²/P, इसका 60 वोल्ट। अब R1/R2 कीजिए, R1/R2 कीजिए तो कितना हो जाएगा, R1/R2 V²/15 और डिवाइडेड बाई V²/60। तो यहाँ से V² कैंसिल हो जाएगा, 60 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा, 15 चौक 60, यानी 4:1, 4:1 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो इसका वाट है, वाट इसका फाइनल आंसर होगा। विद्युत ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, प्रतिरोध का आप लोग का ओम है, तो ओम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसको रखा ऐसा यूनिट वाला। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वही गति करता है, प्रोटॉन गति नहीं करता है, आयन गति कर सकता है, लेकिन इसमें आप लोग 10th के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में यानी समानांतर क्रम में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएं क्या आंसर होगा, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी वोल्ट मीटर होगा, जो विभवांतर मापने का कार्य करता है। ये वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट देखिए यहाँ से आप लोग ये वोल्ट क्या है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, W/Q आप लोग बताए थे ना फॉर्मूला, W इज इक्वल टू VQ, तो V इज इक्वल टू W/Q। इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, जूल पर कूलम, और इसका यूनिट क्या होता है, ये आप लोग का वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल/कूलम, जूल पर कूलम। तो ऑप्शन बी में जूल पर कूलम, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जाए निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आप लोग बताए थे P इज इक्वल टू VI होता है, फिर इसको लिख सकते हैं V²/R, फिर इसी को लिख सकते हैं I²R। तो देखिए अब कौन सा करता है, देखिए I²R पहला ऑप्शन में ही है, तो I²R ये तो करता है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी IR², V²I, VI² ये सब पावर का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, ये तीनों पावर का फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है, यानी इसका आंसर जो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा जा रहा है किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय क्या लिखा है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय t में, ये t होगा, t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होती है यदि ऊष्मा h है। ठीक है, तो ये तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला बेस है, H इक्वल टू VIT होता है। ठीक है, पावर इंटू टाइम, पावर ये VI होता है और टाइम से इंटू कर दीजिए तो VIT हो जाएगा, जो हीट का फॉर्मूला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 32। बिजली के फ्यूज का तार बना होता, किसका बना होता, तो ये टीन का या तांबे का, या तांबे और टीन दोनों का, तो तांबे और टीन दोनों का बनाया जा सकता है जो बिजली का फ्यूज है। ठीक है, नंबर 33। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है ना, ये आप लोग का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑप्शन 1 ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए
प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आप लोग बताए थे, ये आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। आर इक्विवेलेंट जो होता है वो r/n के इक्वल होता है, और यहाँ स्मॉल r है तो स्मॉल r/n हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा जा रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती वह है, तो वह किस प्रकार का हम लोग का घरों में विद्युत आपूर्ति किया जाता है, तो वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला है, P = क्या होता है VI। ठीक है, तो V कितना दिया 220 और I कितना दिया 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, यानी कि इतना वाट हो जाएगा 110 वाट। 110 वाट ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा जा रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा, क्या होगा। तो आवेश पूछा जा रहा है, विद्युत आवेश क्या हो जाएगा, Q = क्या होता है IT, I = ये I = Q/T होता है, तो Q = IT, और I कितना दिया हुआ 0.5 और T कितना हो 10 मिनट दिया हो, तो उसको सेकंड में चेंज कीजिए, 10 × 60 करेंगे तो वो सेकंड में चेंज होगा। अब इसको इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 × 60, यानी आप लोग का 300 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 300 कूलम किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा जा रहा है परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोग होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब कि जो लाइन में लिखा हुआ था एनसीईआरटी के लाइन में वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो कैसे निकाला गया था आप लोग देखिए, ये विद्युत उपभोग होता है और ये क्या निकाला है अनुमतांक का, तो देखिए इसका क्या कैसे निकालते हैं। पावर = होता है ना VI, तो I = क्या हो जाएगा P/V, तो I = लिख सकते हैं P/V। P कितना 1 किलोवाट, तो इसको वाट में चेंज कीजिए तो 1 × 10 का पावर मतलब 1000 से गुना कर दीजिए, तो ये आप लोग का वाट में चेंज हो गया। I = क्या होगा P/V, V कितना 220, तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 50/11। 50/11 को आप लोग कीजिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा 4.6 और ये 4.5 एम्पियर के लगभग हो रहा। ये एनसीईआरटी का लाइन था 4.5 एम्पियर। तो फ्यूज कितना लगाना चाहिए, फ्यूज का जो है परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए, तो वो है इससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा जा रहा है यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस है, I = क्या होता है Q/T, तो Q कितना दिया 48 और आप लोग का जो है 2 मिनट दिया हुआ, इसको ऐसे ही ये सेकेंड में चेंज कीजिए, 2 × 60 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये 24 हो गया और 6 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी 4/10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर किस में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 वाला क्वेश्चन भी आप लोग जो है वो गलती प्रिंट हो गया था। तो 41 के चलते विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्वों का व्यवहार किया जाता है। तो विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है तार की कुंडली के लिए, तो वो होता है आप लोग का किसका होता है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा 41 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये तो आप लोग जान गए होंगे, इसका ऑप्शन जो है V² है। ठीक है, ऑप्शन बी में V² है। तो देखिए पावर = क्या होता है VI। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो ये VI तो करता है और इसको ओम्स लॉ पर आधारित कर सकते हैं V² एंड I²R। तो देखिए V² को भी करता है, I² को भी करता है, IR को नहीं करता, तो IR इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा जा रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाएगा वो आप लोग पूछा जाएगा। W = क्या होता है VQ। ठीक है, W = VQ, V कितना दिया हुआ 12 और Q कितना दिया 2, यानी 24 जूल। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 24 के इसमें ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है।
विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना था, वो टंगस्टन का बना था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा जाए 10 ओम एंड 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वो क्या होता है, R1 प्लस R2 डाइट कर लेते हैं, यानी कि 20 और 10 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 ओम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये पावर का होता है, तो पावर यानी कि आप लोग का विद्युत शक्ति का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, नाइक्रोम होगा, 2 बार इसका क्वेश्चन आ गया। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो ये नरम लोहे का जो है विद्युत चुंबक बनाया जाता है नाम, ठीक है। 49। ऊर्जा का SI मात्रा क्या हो, ये जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या ऊर्जा W=VQ, और V कितना दिया, 6, और आप लोग का 1 कूलम यानी Q=1 यानी 6 जूल हो गया। तो 6 जूल इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो क्या क्या कार्य होगा, इसका तो अभी फॉर्मूला बताएं, और उस फॉर्मूला पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन भी किए। W=VQ, W=VQ किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऋण टर्मिनल है वो विद्युत, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा जा रहा है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो ये तो आप लोग डेफिनेशन बेस है, ये विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, कि ये विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध नहीं विद्युत धारा कहा जाता है, क्योंकि I=Q/T पर है। तो एकांक समय में जो आवेश प्रवाह होगा उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 53 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक बल्ब से मिनट में, कितने मिनट में वो नहीं बोला गया है, 1 मिनट में शायद होगा, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I=Q/T आप लोग अभी बताएं। तो Q कितना थे, 120, और टाइम आप लोग का जो है एक बल्ब से 1 मिनट में है, ठीक है, यहाँ 1 मिनट होगा, तो इसको सेकंड में क्या चेंज कीजिए, 1 × 60, यानी कि इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर, ऑप्शन बी। 2% बैटरी भी बचाइए यदि जल्दी करना होगा। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका देखिए R होता है R0 1 + α∆T, मतलब कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि बढ़ता है। या फिर हीट से भी आप लोग देख सकते हैं, हीट इक्वल टू क्या होता है, हीट इक्वल टू होता है ना P/T, और इसका होता है VIT, और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I² RT। तो देखिए R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है रेजिस्टेंस के, मतलब ताप बढ़ने से यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बढ़ता है। अदरवाइज आप लोग इस फॉर्मूला से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, R=R0 1 + α∆T, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा जा रहा है एक R प्रतिरोध के तार को N बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। R प्रतिरोध के तार को, ठीक है, R प्रतिरोध का तार है, मान लीजिए इसको N बराबर भागों में बांटा गया है। जिसे मान लीजिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम बता रहे हैं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं आपके पास 20 रुपये है, ठीक है, और आपको इसके 10 बराबर भागों में बांटना है, तो कितने कितने रुपये में आप बांटेंगे, 2-2 रुपये में बांटेंगे, तब तो 10 बराबर भागों में बांटाएगा, 2-2 रुपये करके आप लोग बांटेंगे, तभी तो 10 बराबर भागों में बांटाएगा ना 20 रुपये को। तो इसको कैसे निकालें, 20 रुपये को 10 बराबर भागों में बांटने के लिए कैसे निकालें आप लोग को 20 रुपये को 10 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 रुपये निकला, तो कैसे निकला वो, 20 भागा 10 की, तब तो 2 निकला। 20 रुपये को जो है 10 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब कि इसको 2 रुपये निकला, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया, 10 भागों में बांटा गया, इसलिए 10 से डिवाइड किया, कितने 20 रुपये को 10 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए 10 से डिवाइड किया, तो जो निकला वही उसका हुआ, कि मतलब हर एक को 2 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ है R प्रतिरोध तार को N बराबर भागों में बांटा गया, तो हर एक को कितना मिलेगा,
r/n मिलेगा। जैसे 20 रुपये को 10 बराबर भागों में बांटने के लिए 10 से डिवाइड किए तो 2 रुपये मिला था, तो r को n बराबर भागों में बांटेंगे तो r/n मिलेगा हर एक को। ठीक है, तो आप बोला जा रहा फिर इनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो संयोजन को तो प्रत्येक का जो है r/n करके है, r/n करके है। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अभी बताए थे R इक्विवेलेंट क्या होगा, r/n होता है। ठीक है, r/n, और यहाँ पर ये इसको स्मॉल r मान लीजिए। ठीक है, इसको स्मॉल मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट r/n हो जाएगा। तो r ये स्मॉल r है ये, तो स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं, r/n, और n ऑलरेडी है तो r/n² हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, r/n²। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। शायद ये क्वेश्चन आप लोग समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक प्रतिरोध कितना के बराबर हो जाएगा, n बराबर भागों में बांटा गया तो एक प्रतिरोध कितना बराबर होगा, r/n, और हम इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया, जैसे r करके समांतर क्रम में जोड़ते थे तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट क्या होता था, r/n। तो यहाँ पर r की जगह क्या है, r/n होगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r की जगह यहाँ पर r/n है, r की जगह पर यहाँ r/n है, और एक n से ऑलरेडी हम लोग यहाँ भागा करते हैं। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या होता है, r/n, और जो r लिखते हैं ना उसी की जगह ये r/n है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो देखिए H इक्वल टू क्या होता है, किसके टर्म में बोला है, प्रतिरोधक विद्युत धारा, मतलब I, और हम लोग R के टर्म में लिखना होगा, तो I/r² लिख सकते हैं। ठीक है, तो H विद्युत धारा को दुगनी कर दिया जाए, मतलब कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² है। यदि I को दुगुना कर दिया जाए तो H क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि आप लोग के ये चौगुनी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर परिपथ में इतना कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये तो ओम्स लॉ पर आधारित है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। V कितना दिया हो, 12, और ये 0.4, तो कितना हो जाएगा, ये 120/4, 4×12 यानी 30 हो जाएगा, 30 ओम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध इतना है 1100 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो ये I निकालने बोल रहा था, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो V कितना दिया हुआ है 220, और ये R कितना दिया 1100, 1 0 1 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, मतलब 2/10 यानी 0.2 एम्पियर होगा। 0.2 एम्पियर किस में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा जा रहा है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो देखिए शक्ति, पावर निकालना है, और ये क्या दिया हो, V दिया हो और I दिया हो। पावर इक्वल डायरेक्ट VI लगा दीजिए ना, V दिया हो 220 और I कितना दिया हो 5/11, 11 दूनी 22, ये 20×5 100 हो जाएगा, 100 वाट। ठीक है, 100 वाट किस में है, ऑप्शन सी में। तो आप लोग 60 क्वेश्चन करवा दिए, तो 60 क्वेश्चन आप लोग का हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें जो है समझाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, अदरवाइज आप लोगों को समझा देते अच्छी तरीके से, और आप लोगों को वो दोनों क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तब तो भी आप लोग का जो है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बाकी क्वेश्चन, और आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए, और आप लोग यदि लास्ट तक देखें तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग सिंसियर स्टूडेंट है, मतलब आप लोग अच्छे तरीके से इस चैनल पर विश्वास करते हैं, मेरे पर विश्वास करते हैं। क्वेश्चन को लास्ट तक देखें, मतलब कि आप लोग को अच्छे से सिलेक्शन होने के चांसेस है, आप लोग सिंसियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।